हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे की कहानी। पीछे कहानी में क्या था? सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ी थी? विलेयता। सर विलेयता पढ़ी थी। तो बेटा विलेयता पढ़ी थी अपन ने, अच्छी बात है, सबने पढ़ी थी। विलेयता पढ़ी थी या सॉल्युबिलिटी, उसमें एक पढ़ा था ठोस का लिक्विड में सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पढ़ा था गैस इन लिक्विड, जिसमें अपन ने CO2, कोका कोला वगैरह, स्प्राइट, है ना, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, इनकी बात की थी ना। तो अब हम उसमें आगे बढ़ने वाले। मैंने कहा था एक लॉ आएगा। अच्छा देखो, लॉ जब भी आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, ये वैज्ञानिकों ने आप लोगों के लिए, बेचारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए समस्याएं खड़ी की हैं। वैसे ही तो 1 घंटा पढ़ते नहीं बनता, क्योंकि बहुत काम रहते हैं आप लोगों को। व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, टिकटॉक चलाना है ना, कई टिकटॉकियाँ हैं। तो इतने काम के व्यस्तता में आपको फिर लॉ भी पढ़ने हैं। अब कई लोगों के बेचारों को लॉ पढ़ने हैं, अब क्या क्या मैनेज करें वो। तो इसी मैनेजिंग के उसमें एक नया लॉ और आ गया है। इसमें से क्वेश्चन भी आते रहते हैं। मैंने कहा था हर 1-2 साल में छोड़ के क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। और उन महाशय का नाम है हेनरी। कौन है? हेनरी। हेनरी ने बहुत सिंपल ना, अच्छा देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि वैज्ञानिक ऐसा कोई नहीं, वैज्ञानिक है तो कोई खतरनाक चीज देगा, है ना। हम लोग का सोचते हैं कि विदेशी आदमी वही सब कुछ करेगा, अपन से कुछ नहीं होगा। जैसे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की एक न्यूज़ आपने देखा होगा, पतंजलि ने कोरोना की दवाई बना ली। तो वो भी तो एक कौन सी चीज़ों से बनाई, उसका जो कोरोलिन जो दवाई है, उसमें मेन ही 3 कंटेन है अभी तक की जो बात है। उसमें कौन कौन से? गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा। गिलोय और तुलसी अपने घर में रोज रखे। और ऐसी दवाई जिससे दुनिया नहीं जीत पा रही, उसमें अपने आंगन में लगी चीज़ों में अपन ने बना लिया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कोई विदेशी या कोई खतरनाक आदमी सब कुछ देगा, या कोई वैज्ञानिक है तो बड़ा कठिन ही नियम दिया होगा। इसने इतना सड़ा नियम दिया कि आप सब लोग जानते हैं। जानते हैं क्या पता आप जानते हैं कि नहीं। चलो मान लो आप सब बुद्धिजीवियों के सामने एक समस्या आए। अच्छा, सॉल्युबिलिटी क्या थी? पिछले वीडियो के अंदर आपने सॉल्युबिलिटी या विलेयता पढ़ी थी कि विलेय के अंदर, विलेय की मात्रा जो विलायक में होती, मतलब सॉल्यूट की जो अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, वो सॉल्युबिलिटी है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, यहां तक आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है। मैं बनाऊंगा तो थोड़ा, यहां तक इसमें पूरे में वाटर भरा हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्वेंट है या विलायक। अब यहां ये कुछ, यहां एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। अब इस यहां पर ये कोई गैस के कुछ मॉलिक्यूल कितने हैं रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो ये काय के हैं? सॉल्यूट, या आप बात कर सकते हो गैस, मतलब विलेय या आपकी गैस के मॉलिक्यूल है। अभी कितना घुला है? एक भी नहीं। अच्छा मान लो आप में से कोई बुद्धिजीवी इसको दबा दे, दबा के इसको यहां ले आए, और बढ़ा दे रहा हूं मैं 1 2 1, यहां ले आए और दबा के इसको यहां ले आए, तो मान लो इधर के जो शिफ्ट हो गए कहां जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ के 5 ये नीचे आ गए, ये वाले यहाँ आ गए, यहाँ के यहाँ आ गए। तो अब बताओ इसके अंदर कितने कंपो घुल गए? अभी कितने मॉलिक्यूल थे दबाने से पहले? एक भी नहीं। अब कितने हो गए? 5 और दबाओगे तो 10, और दबाओगे तो पूरे ये जाएंगे। ऐसी कंडीशन बनेगी ना। मतलब आप भी जानते हो कि भैया यदि कोई गैस किसी सॉल्वेंट पे, ये गैस इस पे प्रेशर लगा के ये अंदर आई ना, कोई गैस किसी सॉल्वेंट के ऊपर या विलायक के ऊपर जब प्रेशर लगाती है,
तो वो जितना प्रेशर लगाती है उतनी ही घुलती जाती है। मतलब विलायक के ऊपर यदि गैस के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है या प्रेशर लगाया जा रहा है या दाब लगाया जा रहा है, तो वो जितना ज्यादा दबाव लगाएगी उतना, देखो इतना लगाया, यदि ये वाले पार्टिकल भी इस पर दबाव लगाने लगेंगे तो ये भी घुल जाएंगे, ये वाले लगाने लगेंगे तो ये भी घुल जाएंगे। तो जितना दबाव लगाते जाएंगे उतने क्या होते जाएंगे, घुलते जाएंगे। आप भी जानते हैं ना, जितना दाब लगेगा उतनी ज्यादा घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी आएगी। तो यहां यही कहानी है आपकी। क्या कहानी है? तो हेनरी ने भी यही कहा जो अपने गांव में कोई भी कह सकता था, है ना। हेनरी ने क्या कहा कि भाई साहब कि किसी गैस की कोई गैस किसी विलायक के अंदर या लिक्विड के अंदर घुली हुई है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की जो विलेयता है, वो उसके द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब कि गैस यदि आपका किसी सॉल्वेंट के ऊपर यदि प्रेशर लगा रही है, मतलब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो भाई साहब, क्या कह रहे हैं कि कोई गैस किसी सॉल्वेंट पर जो प्रेशर लगाती है वो उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस की सॉल्युबिलिटी। मींस आप कह सकते हो इस हिसाब से कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, मतलब कि गैस की जो विलेयता है वो कौन के समानुपाती होती है, आपके प्रेशर या दाब के समानुपाती होती है। ये अपने बड़े महोदय ने कहा, हेनरी महोदय ने। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि कोई कंटेनर है, उसमें गैस के m अमाउंट घुले हुए हैं। मान ले रहा हूं कि माना गैस की m मात्रा विलायक पर, m मात्रा विलायक में घुली है, जो उस पर P दाब लगाती है। इंग्लिश वाले टेंशन मत लेना ना, कहीं का बीपी हाई हो रहा होगा, नहीं, बता रहा है। लेट द अमाउंट, द m अमाउंट of gas dissolved in solvent and its occur P pressure। मतलब ये P प्रेशर जनरेट करता है ना। तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो, जो विलेयता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और सॉल्युबिलिटी मैंने क्या बताई थी कि विलेय का जितनी मात्रा घुली हुई है ना, यही बताई थी ना। सॉल्युबिलिटी अब क्या बताई थी कि सॉल्यूट की जितना अमाउंट घुला हुआ है, सॉल्यूट का जितना अमाउंट घुला हुआ है, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, आप देखना लेक्चर 09 में बताया था, घुली हुई है। तो यहां कितना अमाउंट घुला हुआ, m, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय के हो गई, p के। ठीक है, अब m बराबर आपने बताया होगा, सब भी ये साइन ऐसा उठपटांग सा आता है, तो जब ये बराबर में बदलता है तो एक स्थिरांक या कांस्टेंट लेके आता है। तो भाई साहब ये कांस्टेंट kh है, जिसको हेनरी ने दिया, और इसको बोला जाता है kh को हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट या हेनरी स्थिरांक बोला जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हेनरी स्थिरांक को कोई भी जैसे आदमी दे दे, मैं हमेशा बोलता हूं आपको क्लास में कि यदि ये वैज्ञानिकों ने इतनी खोज की, आप पढ़ रहे न्यूटन का लॉ, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो फलाने का सिद्धांत, इसका यदि अपने गांव में अपने भारत में दिए होते, तो अपने भारत में तो ऐसे ही नाम है, पप्पू, छोटू, छुट्टू, गुड्डू, तो ऐसे कोई गुड कल्लू दिया होता था अपने यहाँ, तो कोई कल्लू कांस्टेंट, के फॉर कल्लू, है ना, कल्लू कांस्टेंट, लल्लू कांस्टेंट, है ना, ऐसे ही होते, पप्पू कांस्टेंट। तो यहाँ हेनरी ने दिया तो हेनरी कांस्टेंट, तो यहां पर हेनरी कांस्टेंट होता है। और यदि इसको और बढ़ाओ तो m/p बराबर kh, ये बड़ा काम का आने वाला है, m/p बराबर kh। ठीक है, तो ये था हेनरी का लॉ। अच्छा, हेनरी के साथ में एक महोदय और आए थे,
डाल्टन नाम के, उनने भी कुछ ऐसे ही लॉ दिया था, तो उस पर अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे। उनने कहा था कि एक, इतना बता दे रहा हूँ मैं, उनने ये कहा था कि भाई साहब आप क्या करो, एक इक्विलिब्रियम स्टेट ले लो, साम्य अवस्था ले लो, उसके अंदर आपकी जो गैस डिसॉल्व होगी वो उसके द्वारा जनरेट पार्शियल प्रेशर के बराबर। शब्द दूसरे थे, बात यही उनने भी कही थी। ठीक है, तो अब बात करता हूं मैं थोड़ा आगे कि यदि भाई साहब आप यदि इसमें एक ग्राफ खींचना चाहो, क्या करना चाहो आप, यदि इसमें एक ग्राफ खींचना चाहो तो वो ग्राफ कैसा होगा। ठीक, तो उस ग्राफ पर पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाली बात मैं आपकी लिख के रख लेता हूं, ये मेरे को जरूरत पड़ेगी और आपको भी समझ में आएगा काय को लिखी है। ये आया देख लेना भैया, M/P बराबर KH, है ना। MP मध्य प्रदेश, मोहन प्रसाद मदन पाल। तो उसके लिए मैं यदि बात करूं कि आप सॉल्युबिलिटी के लिए, जो सॉल्युबिलिटी है, जो अमाउंट है, जो विलेयता है, उसको यदि मोल फ्रैक्शन में डिनोट करो, डिक्टेट करो, यदि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो यदि आप मोल फ्रैक्शन में ले लो, मोल फ्रैक्शन में, ठीक है, यदि आप विलेयता को मोल प्रभाज में ले लो तो उससे कोई ज्यादा वो नहीं है। क्यों? क्योंकि विलेयता मोल प्रभाज मतलब जितनी विलेय की मात्रा को ले वो एक विलेय का ही मोल प्रभाज निकाल सकते ना। विलेय के मोलों की संख्या पान टोटल विलयन के मतलब सॉल्यूट के मोलों के नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि इसके रूप में लो तो आप बोल दो कि किसी के मोलों की संख्या XA है, ठीक है, और उस पर लगने वाला प्रेशर PA है। तो अब आप जानते हैं क्या लिखेंगे आप, डायरेक्ट है, मोल फ्रैक्शन आपका काय के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, याद रखना। यदि हेनरी के लॉ को ध्यान से समझना, वो हेनरी का सिंपल लॉ है, और यदि हेनरी के लॉ को कोई बोला जाए मोल फ्रैक्शन के रूप में लिखो या मोल प्रभाज के रूप में लिखो तो यही लिखना है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। क्या? कि किसी गैस के द्वारा जो आंशिक दाब विलायक पर लगाया जाता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मींस कि आपका जो भी गैस है वो आपके सॉल्वेंट के ऊपर जितना पार्शियल प्रेशर जनरेट करती है वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही वो प्रेशर, सीधी बात है। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब ऊपर का मान बढ़ता जाएगा ना। इसको ऐसे समझो, आप मोल जब भी निकालते हो क्या बोलते हो, उसके खुद के नंबर अपॉन टोटल विलियन। मान लो टोटल विलियन 100 ml था और आपके 2 N1 और N2 हम इसमें लेते थे, तो मान लो N1 आपका 50 था और N2 भी 50 था। समझना इस बात को। अब हम गैस मान ले रहे हैं N1 को, N1 का मान कितना, गैस का मान कितना 50, तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2 मीन 0.5। यदि मान लो इसका मात्रा बढ़ करके आपका 70 हो गया तो ये हो जाएगा 70/100, 7 से कटेगा, ठीक है, 7/10 मतलब आपका आएगा 0.7। तो ये देखो वैल्यू बढ़ गई ना, इसकी वैल्यू बढ़ गई ना। तो आप कह सकते हो कि जितना इसके मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, यदि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही मतलब उसकी संख्या 50 से 70 हो गई। तो ये बात समझो कि किसी सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर पहले 50 पार्टिकल लगा रहे थे, 50 लोग किसी चीज को दबा रहे हैं, धका रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से 70 हो गए, एक जगह वही 70 हो गए, तो 70 जल्दी धका देंगे, 70 ज्यादा प्रेशर उस चीज के ऊपर लगाएंगे या 50 ज्यादा लगाएंगे, 70 ज्यादा लगाएंगे। तो यहां पर जैसे ही मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब मोलों की संख्या उसकी गैस की बढ़ जाएगी, इसलिए वो जितना ज्यादा ताकत लगाएगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। यही चीज ये कह रही थी। तो इसमें फिर से आ जाएगा आपका PA बराबर वही KH और XA, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ की। ग्राफ आपको नोट्स के अंदर भी दिया गया है, तो आप यहां देखें ग्राफ किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है।
ये आपने दो एक्सिस ले लिए। अब आप इसको एक बार समझो, आप यदि इस इक्वेशन में इसको y एक्सिस मान लो, इसको x एक्सिस मान लो और इसको मान लो आप क्या m मीन्स प्रवणता आपने पढ़ी थी गणित के अंदर, आपने पढ़ा है समीकरण सरल गैस का, वो सॉरी सरल रेखा का y बराबर mx, मैथ्स वाले ने mx प्लस c इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो इसको y बराबर mx पढ़ो तो ये समीकरण जिसका आता है उसका जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा, हमेशा सरल रेखा है। तो ग्राफ हमेशा इसमें कैसा मिलता है, गणित में आपने पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, सरल रेखा थी, एक सरल रेखा मिल जाएगी। इसमें ये चीज किसको बताएगा, आपका एक एक्सिस बता देगा, कोई भी आप ले लो, जैसे ये पी ए को बता रहा है और ये एक्स ए को, या आप उल्टा भी ले लो तो ये पी ए को बता रहा है और ये एक्स ए को बता रहा है आपका, ठीक है। तो यदि आप इसमें बात करोगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसके ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, और वो आपकी जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपकी सरल रेखा के रूप में लिखा जाता है। अच्छा, इस चीज को आप ध्यान रखना है ना। यदि आप इसमें और ज्यादा बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो आप इसमें देखो कि आप में को जो लाइन रहती है वो हमेशा ये ढाल फ्लो स्लोप जो बनता है किसी भी है ग्राफ के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट का रहता है। यहाँ के एच कांस्टेंट है तो इसका ये स्लोप मतलब ये के एच को रिप्रेजेंट करेगा इसमें, ये एक स्लोप के रूप में, ठीक है, ढाल के रूप में। तो ये एक्स है, ये पी ए को वाई एक्सिस कुछ भी ले लिया आपने, ये आपने एक इक्वेशन बना ली कि एक्स से बराबर आपने वैसे ही रूप में ले लिया के एच और पी ए, तो ये आपका इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखो, समझना इस चीज को, यदि मैं इसको यहाँ एक लाइन खींच दूं, है ना, समझना, और यहां मैं ले लूं, यहां इसको थीटा एंगल ले लूं और इसको आप मान लो एक्स ए ले लो, पी ए के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ये पी ए ले लो और वो एक्स ए ले लो, तो ये लंब हो गया, मतलब एक्स ए अपॉन पी ए, तो ये टेन थीटा का फॉर्म भी बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको टेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हेनरी का लॉ और उसका ग्राफ इस प्रकार था। यदि बेटा हम इसमें और आगे बात करें कि आप बात करें कि सर हेनरी के लॉ जो कांस्टेंट है उसकी कुछ विशेषताएं क्या उसकी कुछ क्वालिटीज हैं। देखो, हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ क्वालिटी होती है, कोई नियम बना है तो उसमें कुछ तो क्वालिटी होंगी, कुछ क्वालिटी होती हैं, कुछ कमियां होती हैं और कुछ उसके उपयोग होते हैं। तो इसमें भी हम ऐसी ही तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, इसके के एच की कमियां, हेनरी कांस्टेंट की लिमिटेशन, और दूसरी चीज इसकी विशेषताएं, और तीसरी चीज हम इस लॉ में पढ़ने वाले हैं इसका एप्लीकेशन, ठीक है। जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा तो भाई साहब लॉ कोई काम का नहीं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दूसरी चीज हम क्या बोला मैंने, लिमिटेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्वालिटी, सबसे पहले क्वालिटी। पहली चीज, ये जो के एच है ये नेचर ऑफ गैस पर डिनोट करता है कि कैसा होगा, गैस का नेचर जैसा होगा वैसा इसका मान आता है। सीधी बात है कि यदि कांस्टेंट है कि गैस किस तरीके से जल्दी रिएक्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि हम यही समझ लो ना एम अपॉन पी, यदि कोई गैस ज्यादा प्रेशर लगाती है नहीं लगाती है उससे इसका वैल्यू इन दोनों के रेशो से तो निकलेगा। आप ये कह सकते हो ना एक्चुअल में के एच है क्या, द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एंड इट्स प्रेशर, वो गैस के जो अमाउंट है वो और वो जितना प्रेशर लगा रहे उन दोनों का रेशो के एच है, ठीक है। दूसरी चीज आपकी बात करते हैं इससे कि आप यहां देखो कि एच का मान बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी घटेगी अपने आप, के एच का मान बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। कैसे कि आपने बोला हेनरी के लॉ के अंदर, उसको दो तीन प्रकार से समझा जा सकता है। एक प्रकार से आपने बोला कि किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के बराबर समानुपाती, मतलब जितना ज्यादा आंशिक दाब बढ़ेगा, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी
बढ़ने वाली है। तो भाई साहब यहाँ यदि इसका वैल्यू बढ़ेगा तो आप सब समझते हैं एक्चुअल में ये 1/p और KH है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये अपॉन में है और ये है। ये वैल्यू बढ़ेगी थी अपने आप घटती जाएगी, या ये बढ़ेगी थी अपने आप घटती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि KH यदि इंक्रीज होगा, यदि KH का मान बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, मतलब विलेयता गैस की घटती है। KH का मान में विलेयता गैस की घटती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपको एक चीज और कि इससे टेम्परेचर से भी चीजों पे फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है। ठीक है, ये इसकी कुछ थी बातें, इसकी क्वालिटीज 1 2 3 जो चीजें थी इसकी वो ये इस तरीके से थी। अब बात करें इसकी लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में मैं आपको बता दूं ये लॉ थोड़े थ्योरेटिकल है इसकी लिमिटेशंस। ये लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे क्यों वर्क करता है आप यहां से समझना। खाली था सॉल्वेंट में, मैंने पहली स्थिति में बताया था यहाँ कुछ नहीं है, कुछ गैस के पार्टिकल थे इसमें आके घुल गए, चलो प्रेशर लगाया सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, फिर और कुछ घुल गए, तो कुछ समय बाद आएगा कि ये पूरे की पूरी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब इसके अंदर हर जगह क्या हो जाएंगे, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट ही सॉल्यूट के कण आ जाएंगे इसके अंदर। और भाई साहब जब इसके अंदर सॉल्यूट के कण आएंगे तो यहां से जैसे ही आप अगली गैस को इसमें अंदर डालना शुरू करोगे तो उसमें क्या होगी, आपकी विलेयता घटने लगेगी, अब बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अब नहीं जाएगा। वो मैंने बताया था ना एक बार पिछले उसमें बताया था कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो लफड़ा ये होगा, वो टकरा के एक दूसरे को बाहर फेंकने लगेंगे, मतलब और उल्टा काम होने लगेगा, घटने लगेगी। एक रूम में ऐसे समझो, विलेयता मतलब एक रूम के अंदर व्यक्ति जाते जा रहे हैं। ठीक, आप ट्रेन के डब्बे में कई बार चढ़े होंगे ना, फटाफट लोग अंदर भराते जाते एक दूसरे को धक्का मार के, वैसे ये हेनरी के लॉ में होता है, वो हेनरी के लॉ का पालन है। इमेजिन करो अब आप बैठे हो ट्रेन में जा रहे हो, आप जैसे स्टेशन ट्रेन आई खड़े होने शुरू हुए, आप चढ़ने नहीं चाहोगे, लोग धक्का के आपको पहुंचा देंगे, धक्काते जाएंगे भराते जाएंगे। शुरू में तो जितना धक्का लग रहा है उतने लोग भरा रहे, एक समय बाद क्या आएगा, ट्रेन की बोगी फुल हो जाएगी, फिर कितना ही धक्का लगा लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फिर वो सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। धक्का लगाएंगे तो धक्के में पता चला कि अपन ने धक्का लगाया, अंदर से कोई ने और धक्का लगा दिया तो 2 की जगह 4 वापस आ गए, तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज, यदि मैं बात करूं डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ये ज्यादा आपकी वर्क करती है। यदि इसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया ये किस तरीके से काम करेगी, तो एक बात ध्यान रखना, इनके और विलायक के मध्य, मतलब गैस के और सॉल्वेंट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। पता चला उन्होंने रिएक्शन करके अपना वो घर बना लिया, और मैंने शुरू में भी बताया था सॉल्यूशन जब भी बनता है तब रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये लिमिटेशंस की चीजें हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज एप्लीकेशन तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला एप्लीकेशन वो कल बताया था उदाहरण आपको, कोका कोला, कि उनको कोका कोला और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं इनको बनाने में इस लॉ का यूज होता है, लगा देते हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा, इस लॉ का यूज एक जगह और समझ आता है, जब लोग अपन पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाते जाते हैं, है ना, पहाड़ पे जितनी ऊंचाई पे जाते जाते उतनी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जितने ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। अब कम होगा तो अंदर से अच्छी तरीके से प्रेशर कम होगा, तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो निकल के कहाँ आने लगेगी, बाहर। जैसे वो स्प्राइट की ढक्कन ढीला करते गैस निकलने लगती ना, हमारा प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर कम हुआ तो यहाँ पहाड़ पे ऊपर जाने के बाद प्रेशर कम हुआ तो अंदर घुली हुई ऑक्सीजन बाहर आने लगेगी, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे थकावट महसूस होने लगती है। तीसरी जगह इस लॉ का यूज किया जाता है, जो गोताखोर वगैरह होते हैं, जो आपके कई बार कुछ बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें जो राइडर होते हैं जो अंदर कूदते हैं और चीजें निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब वो पानी के अंदर जाते हैं, जो समुद्र वगैरह में जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गैस डिजोल्व हो जाती है।
लेकिन फिर होता क्या है कि वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब वो बाहर आते हैं तो एकदम से वो प्रेशर खत्म हो जाता है, जितनी डिजोल्व गैस है वो एकदम से बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति की जान जाने का खतरा भी आ जाता है, बहुत पेनफुल होता है वो एकदम से गैस का निकलना। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो नाइट्रोजन वगैरह डिजोल्व ना हो, इसके लिए हीलियम वगैरह का, नाइट्रोजन का मिक्सचर जो है एक गैस सिलेंडर, हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक मिक्सचर बना के एक सिलेंडर में, और आपने देखा होगा पानी में जाते हैं गोताखोर तो वो सिलेंडर लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं जिससे वो बाहर आने पे उसका जहरीला प्रभाव ना पड़े, है ना। और ये एक प्रकार की बीमारी जरूर जनरेट करता है, इसको बैंड्स बोला जाता है, केसन, हिंदी वाले केसन की बीमारी या बैंड्स का ये रोग हो जाता है ऐसे मरीजों को, है ना। ये बात का ध्यान रखना, जिससे जान जाने का खतरा भी आ जाता है। तो ये कहानी थी आपके हेनरी भैया के लॉ की, ठीक है। ये पूरी कहानी हेनरी के लॉ की खत्म हुई, नोट्स के अंदर आपको दिए गए हैं। अब ये आपका एक प्रकार का सेकंड पार्ट खत्म हुआ। पहला पार्ट में आपने सारी चीजें, छोटा था दूसरा पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो है उसमें बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल चीजें हैं, ठीक है। मैथमेटिकल चीज, राउट लॉ वगैरह, मतलब अब जो आपके में यदि आप बात करो कि सर ये 2 पार्ट पोर्शन पढ़ा दिए, अब तीसरा पढ़ाने वाले हो, तो 2 पोर्शन जितना मैंने पढ़ाया, इनको दोनों पोर्शन को मिला के पेपर में इसमें से कंटेन आने का चांस रहता है 20 से 30%, और उसमें रहता है 70 से 80% थर्ड पोर्शन से क्वेश्चन आने का चांस, ठीक है। तो इसलिए आप थर्ड पोर्शन को बड़े ध्यान से समझेंगे, अब आपको इस पोर्शन के अंदर मजा आएगा, ठीक है। और जल्दी ही हम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको एक ई बुक का ऑप्शन आने वाला है। अभी आप देख रहे होंगे नोट्स थोड़े लेट, कई बार एक आध दो नोट्स लेट हो जाते हैं, तो आपका जब ई बुक का ऑप्शन आएगा उसमें प्रॉपर आपको पूरी की पूरी बुक बनी आएगी। मेरी जो लिखी हुई बुक है वो पूरी की पूरी आपकी बुक आएगी, उसके अंदर ई बुक का जैसे ही ऑप्शन आएगा फिर आपको प्रॉपर नोट्स में दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको थोड़ा और हो सके तो एनिमेशन वगैरह का ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है हो भी जाए ना भी हो, हम सोच रहे कुछ इमेजेस वगैरह वीडियोस के अंदर आपको और इफेक्टिव लेक्चर के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो पढ़िए नोट्स को, वीडियो देखिए, उसके बाद दिक्कत आती है तो इन्फॉर्म करें मुझे क्या प्रॉब्लम है, हम मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कोरोना है कोई दिक्कत नहीं, हमको अपनी परिस्थितियों को सुधारते हुए अच्छा वर्क करके अच्छे मार्क्स लेके आना है विथ नॉलेज।